नाज़रीन, प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली खान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बात करने जा रहे हैं घरेलू तशद्दुद पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर, जिसकी वजह से बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में, जो कि बनाया गया इस तरह के जितने केसेस हैं उनसे निमटने के लिए। मेरे साथ एक फैमिली बैठी हुई है। इनका नाम जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, ना इनकी जो है शक्ल हमने वाज़ह करनी है, क्योंकि यही इनके साथ हमारी कमिटमेंट हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस स्टोरी से ज़रूर सीखें जो लोग, जिनकी अभी शादियां हुई हैं या इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं जिसमें मसाइल हैं, तो वो ज़रूर सीख सकते हैं इस हवाले से। मेरे साथ वो हस्बैंड बैठे हैं। मैं इनसे ही बात का आगाज़ करना चाहूँगा, जो कि अपनी वाइफ को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई, उसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात थे, उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए आपकी शादी को? हाँ जी। आपकी वाइफ, उनकी डाइवोर्स हुई है, आपने उसके बाद भी शादी की। शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, क्या था? अरेंज मैरिज थी। इनके भाइयों के साथ भी मेरी बात हुई थी, इनके घर वालों से बात हुई थी। उन्होंने हमारा पहले शरई निकाह करवाया था, उसके बाद किताबी निकाह करवाया। तो मुझे ये बताएं, उसके बाद आपने ये शादी कर ली, रजामंदी से हुई। 6 माह अभी तक हुए हैं आपकी शादी को। 2-3 माह के बाद आपकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वजह क्या थी? वजह ये थी, इसका एक भाई है शाकिर नदीम, मलिक शाकिर नदीम मंगाना, इसका भाई है। उसने इसकी विरासत में से, जो इसके अब्बू ने इसके नाम पे 5 कनाल ज़मीन करवाई थी, उसमें से ना 2 कनाल अपनी बीवी के नाम करवा ली, 3 कनाल बेच के पैसे अपने पास रख लिए। इससे सिर्फ बयान करवा लिए, सिर्फ इस मद में कि तुम्हारा जो पहले वाला खामद है वो नफसियाती है, वो आपको खा जाएगा, मैं आपके पैसे संभाल के रखूँ। पहले वाला खावन तो चला गया ना, उससे तो डाइवोर्स हो गई। ये पहले की बात है ना, जब बेची ये थी। पहले की बात हाँ है जब बेची कि थी। उन्होंने बयान करवा लिए थे, बयान करवा लिए थे। अच्छा, उसके बाद लेकिन आपकी इनके साथ झगड़े की वजह मुझे समझ नहीं आई है। वो ये है कि जब ये मेरी बीवी ने अपने हक महर वाली ज़मीन ली थी, वो भी 45 मरले बेच कर उसने 32.5 लाख रुपए अपने भाई शाकिर को दे दिए थे। पहले वाले भी उसी के पास थे, ये भी उसने उसी को दे दिए। अच्छा, जब शाकिर ने हमारी शादी करवा दी, शाकिर ने सारा कुछ किया। 45,000 मुझसे भी ले लिया कि मेरा खर्चा है, मैंने कैरी बनवानी है, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बहन का तो और तुम्हारा हिसाब आपस में है, आप जानो आपका काम जाने। जब हमारी निकाह हो गया, शादी हो गई, फिर जब मैं घर नहीं होता था तो शाकिर आ जाता था पीछे, या कभी इसकी बहन है साबरा या नईम, ठीक है, इसकी बहन भाई हैं, वो आ जाते थे। वो इसको कहते थे कि इससे तलाक ले लो। वो भड़काते थे? हाँ आपके खिलाफ भड़काते थे? मेरे खिलाफ वो भड़काते थे, ठीक है। और ये उनकी बात सुनती थी, इस वजह से आपकी लड़ाई होती थी? ये उनकी बात सुनती थी। जब मैं घर आता था फिर किसी न किसी बात पे मेरे साथ झगड़ना शुरू कर देती थी। जब झगड़ना शुरू कर देती थी, ऐसे ही चलता रहा हमारा ये 2-3 महीने, शुरू से ही ऐसे चलता रहा। तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया आप? तशद्दुद का निशाना इस वजह से बनी, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी। रात को मुझे फ़ोन आया, भाई ने फ़ोन किया कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने इसको कहा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं चला गया, वहाँ हम अस्पताल में गए। तकरीबन वहाँ से मैं फ्री हुआ हूँ 1 बजे। अच्छा, मैंने इसके नंबर पे, अपनी बीवी के नंबर पे फ़ोन किया, कॉल नहीं मिल रही थी, वहाँ कभी कभी सिग्नल नहीं होते। मैंने मैसेज कर दिए, मैंने कहा कि अब देर बहुत हो गई है, मैं सुबह को आ जाऊँगा, ठीक अच्छा। है। चलो मैसेज करके जब मैं आया हूँ, सुबह को जब मैं आया हूँ, मैं अपनी वालदा को भी साथ लाया, अब्बू को भी साथ लेके आया। मैंने कहा चलो मेरी बीवी से मिलो, गपशप करते हैं। जब मैं यहाँ पे पहुँचा अपने घर में, तो वहाँ पे देखा मेरी बीवी घर नहीं थी। इसके जो पिछले घर से बच्चे हैं 2, वो घर में खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मम्मा किधर है? उन्होंने कहा मम्मा रात की घर में नहीं है। तो मुझे परेशानी हो गई। मैंने इधर उधर हर जगह पे मैं भागा हूँ। ये मेरी बीवी गवाह है, और इसका अब्बू भी आ जाए वो भी कहेगा, इसका भाई, ख़ानदान सबको फ़ोन किया। इनके बच्चे थे पहले? हाँ जी, पहले आपने उनके साथ कबूल किया इन्हें? हाँ जी, उनके साथ मैंने, वो मेरी कफ़ालत में लिखे हुए हैं, अभी तक वो मेरे पास हैं। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपने कबूल किया, इनको भी और इनके बच्चों को भी, ठीक है। तो खैर आपकी बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद वही मैं बात दोबारा से पूछना चाहूँगा कि इससे पहले भी ये वाक़या होता था कि ये पहले चली जाती थी घर से बाहर? नहीं, पहले नहीं होता था ऐसे। उसी दिन हुआ? उसी दिन हुआ।
तो कहाँ गई थी ये? असर के वक्त मुझे फ़ोन आया मेरे ससुर का कि ये घर आई हुई है। मैं घर गया। जब कब गई थी और असर को वापस आई, गई कब थी ये? वो बच्चों ने कहा है रात की गई हुई है, लेकिन सुबह जब ये मुझे मिली है तो इसने कहा है मैं सुबह सुबह चली गई थी। मुझे ना टेंशन हो रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। कभी बाजी फ़ोन करती है, कहती है शाकिर से पैसे ले लो, कभी जामिन पड़ जाती है, कभी कुछ करती है, ठीक है, कभी शाकिर कुछ करता है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं पैदल ऐसे ही दरबार पे चली गई हूँ, शाह रुकने वाला हूँ। आपने ये चीज़ें सुन ली, उसके बाद क्यों तशद्दुद किया आपने? जब वहाँ से मैं वापस आया, जब मैं घर आया हूँ, इसको लेके मैं इसके बहन भाइयों के घर से वहाँ से अपने घर जब आया हूँ, जब इसने मुझे कहा कि मुझे कलाम पाक पे हाथ रख के दो, वाकई तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उस वक़्त मेरा ना दिमाग फिर ख़राब हो गया। मैंने कहा ये कौन सी बात है, इतना मसला खड़ा करके मैं इतना टेंशन में था, फिर भी मैं तुम्हें घर ले आया हूँ, अब तुम फिर कह रही हो कि ये काम करो, वही उन्हीं वाली बातों पे अमल कर रही हो, ठीक है। जिस वजह से मैंने इसको 3-4 थप्पड़ मारे। सिर्फ थप्पड़ मारे थे या थप्पड़ उसके अलावा भी तशद्दुद किया नहीं, था? उसके अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद ये चली गई थी घर अपने? नहीं, अच्छा, जब मैंने थप्पड़ मारे ना तो इसकी ये वाली जो जगह थी ये सूज गई थी, सोजिश हो गई थी यहाँ पे। चलो मैंने रात को ना इसको दवाई शवाई खिलाई। जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे महसूस हो गया कि ये ना अपने दिमाग में नहीं है। पता ऐसे चलता था भाई जैसे भोली भोली बातें कर रही है, तो मुझे महसूस हो गया। मैंने कहा बस गलती हो गई है मुझसे। इस वक्त आप ये गलती तस्लीम करते हैं कि आपने जो किया था, जो भी स्टेप उठाया, लेकिन आपने तशद्दुद का जो निशाना बनाया वो गलत किया था, आपको ये नहीं करना चाहिए था? हाँ जी, जब मैंने इसको मारा है ना, इसको मारने के बाद मुझे इस बात पे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, ठीक है। किसी खामद को होनी भी नहीं चाहिए, उसको भी ये समझना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब इसको मारा ना, तो जब इसकी हालत मैंने देखी, उसके बाद मुझे फुल एहसास हो गया कि मैंने ये गलत किया। हुई हाँ, आपको, मैंने ये गलत हुई। किया। ये मेरी बीवी परेशान थी कि मेरी बीवी परेशान इस तरह थी के हैं कि वो देखते हैं कि उनकी वाइफ किसी परेशानी की हालत में कोई ऐसा स्टेप, ऐसा कदम उठा लेती है, उसके बाद वो कुछ सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अपनी ही बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दाद देनी पड़ेगी इनको कि इन्हें इस बात की समझ ज़रूर आई, बाद में आई, जिसकी इन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन इनको समझ ज़रूर आ गई। वॉक सेंटर की वजह से आई या इनको खुद से आ गई, लेकिन इनको समझ ज़रूर आ गई और जिसकी वजह से ये घर बच गया। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपकी पहली शादी कब हुई थी, कितना अर्सा पहले हुई थी? वो 2008 में 19 दिसंबर को। कितना अर्सा चली वो शादी? वो जब तलाक हो गई तब तक, यानी तलाक तकरीबन 6-7-8 माह 10-11 पहले। साल वो भी शादी हाँ। आपकी चली। उससे हाँ। कितने बच्चे थे आपके? 2 बेटे। 2 बेटे, अब बड़े होंगे वो तो। हाँ बड़े हैं, एक 7 साल का है। तलाक की वजह क्या बनी? तलाक की वो ना, इधर मेरे भाई उसको वो करते थे और वो मेरे देवर वो नफसियाती हो गया ऐसे, फिर मेरे भाई ने उसको मारा, फिर वो इसलिए मुझे मारता था। रात को सोई हुई थी, नींद में मुझे ईंट मारी, बच गई हूँ। फिर मैं बीमार हो गई थी तब से। फिर वो देवर भी साथ मिल गए। उन्होंने कहा हमारा भाई नफसियाती हो गया है। मेरा घर अलग था, नाम था, वो कहते थे इसको निकालते हैं, हमारा जज़ात किसी तरह ले। वो घर भी ऐसे लेना चाहते थे। इन्होंने मेरा साथ दिया है हर चीज़। उसके बाद आपने तलाक कैसे ली उनसे? तलाक उन्होंने खुद दिया है, क्योंकि देरे पे मेरा भाई जाता था, भाई क्यों मारते हैं, चाचे वगैरह जाते थे, वो कहते थे हम इधर नहीं रहने देते, हम निकालते हैं इसको, हमारा भाई नफसियाती बात, हमें घर दे। तो ये मारपीट करता था, इस वजह से आपने मामले को सेटल डाउन कर लिया, तलाक ले ली। उसके बाद आपने इनके साथ शादी की? हाँ जी। अपनी मर्जी से की शादी? नहीं, वो भाइयों की मर्जी बता दी। मैंने कहा अब उन्होंने तलाक दे दी है तो ये अच्छे हैं, ठीक है, इन्होंने हर चीज़ मुझे ले कर दी है। बच्चों का अब ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा भी रखते हैं। वो कहते हैं तलाक लो, हमारे पास बैठो, क्योंकि पहले हम अपनी मर्ज़ी से बेचते थे, खाते थे, अब इसका खामन समझदार है, चला के अब कैसे खाएंगे। उसके बाद आपकी शादी होती है, यहाँ इनके साथ आपकी शादी हो गई? हाँ जी। और उसमें आपके भाई भी थे, तमाम लोग इन्वॉल्व थे? हाँ जी। तमाम लोगों की रजामंदी से आपकी शादी हो गई? जी, रजामंदी से हुई है। उसके बाद फिर ये मामला कैसे होता है, आपके ऊपर तशद्दुद क्यों किया जाता है? घर से आप गई थी, खुद गई थी या कोई मैं लेकर खुद गया गई था? थी। किसके साथ मेरा गई थी? ये बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, मेरा जहन बहन ख़राब करती है,
भाई मेरा बहन को कुछ हो गया, मैं ना चली गई थी पैदल। क्या कहा था ऐसा आपको? कहते थे इसको छोड़ दो, तलाक लो, हमारे पास बैठो। मैं देखती थी ना उनके हालात, क्योंकि इन्होंने बाद में मुझे मारना है, ये सही नहीं है। शुरू से वो ठीक नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? ऐसे मुझे नहीं, इनसे तलाक चलाक पहले है। उनकी रजामंदी से शादी करवाई। हाँ। शादी हुई, उसमें तमाम लोग, आपकी बहनें भी, आपके भाई भी, तमाम लोग शामिल थे। उसके बाद अचानक क्या हो गया उन्हें कि वो चाहते थे तलाक ले लें? वजह क्या थी? अचानक ये हुए, मैं कहती हूँ मेरी हर चीज़ मुझे दो वापस। हक मेहर वाले मकान जो लिए हैं भाई ने अपने नाम करा दिए। मैं मतलब मांगती उसके हूँ। पीछे वो लालच था। हाँ। आपकी जायदाद थी, इस वजह से वो चाहते थे कि अब ये शख्स आ गया है हाँ। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये समझदार है, वो तो पागल था। जैसे हम खाते थे ये तो हमें नहीं खाने देगा। तो इस वजह से कहते हैं किसी तरह हमारे पास आके बैठो, हम खाएं। कहाँ गई थी आप उस रात? मैं रात ना को गई थी, दिन में गई सुबह थी? गई थी। सुबह गई थी हाँ, आप? सर्दी थी, 6 बजे गई थी पैदल, घंटे घर दौलत गेट, ऐसे पैदल चलती रही। फिर असर के टाइम अपने अब्बू के घर आ गई। फिर यहाँ वो भाई ले आए हैं, बार बार मुझे कहते थे उससे तलाक पहले लेना। आपको तशद्दुद किया, आपको मारपीट की आपके साथ? खावन में खावन नहीं में? नहीं। ये तो कह उसी रहे हैं दिन कि एक थप्पड़ मारा बार, था। उसी दिन एक बार मारे, थप्पड़ मारे हैं। तब से यहाँ आई हूँ, मैडम अमरीन ने वो सारा कुछ किया है। अब कुछ भी नहीं कहे, बहुत अच्छे हैं, दवाई वगैरह लेकर यहाँ देते पर हैं। आ गई आप, उसके बाद आपके वालिद कौन लाया था यहाँ पर? आपको कौन लाया था? यहाँ लेकर वो भाई आए थे घर से, मुझे भाई ले आपके भाई गए। लेकर आए थे। आप यहाँ पर आई हैं, वॉक सेंटर में आपको बुलाया गया है। मुझे ये बताएं, यहाँ आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ है, घर मेरा बच गया है। क्योंकि रास्ते में मुझे धमकियाँ देते हैं दोनों भाई, यहाँ अब फैर मार देंगे, जाकर तलाक का कहना। मैंने मैडम अबरीन को छुप के कहा है मैं नहीं लेना चाहती, मुझे ऐसे भाई कह रहे हैं। आप तलाक लेना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके भाई इसरार करते हैं कि हाँ। आप तलाक ले लें, इसको ले छोड़ लें। दें, ताकि जो आपकी जायदाद है वो कहीं और ना जाए, उनके पास आ जाए। हाँ, वो बड़ा हथियार भाई है। और शाकिर ले आए, फिर मुझे गालियाँ देते आए रास्ते में, तलाक। नाज़रीन, मैनेजर वॉक सेंटर हमारे साथ डॉक्टर मुनीज़ा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से, ख़ास तौर पर ये जो मसाइल हैं, फैमिलीज़ का टकराव है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं सामने, तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें सामने आती हैं। इस हवाले से डील कर रही हैं और इस वॉक सेंटर के आने से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इस हवाले से जानेंगे। और ख़ास तौर पर जो केसेस आज हमने डिस्कस किए उनसे भी बात करना चाहूँगा, उस हवाले से भी जानना चाहूँगा। मैडम, थोड़ा सा बताएंगी, वॉक सेंटर कायम हुए 3 साल गुजर गए, कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं और सक्सेसफुली जो है उनको लीड किया गया है, उनको देखा गया है, और उसके बाद जो है चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्या बताएंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें मैं आज का फिगर आपको दूं तो हमारे पास 4666 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हैं, और ये ट्रू केसेस हैं सारे के सारे, जो बाकायदा यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और हमारे पास हर केस का रिकॉर्ड मौजूद है। सही। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर बनने का पर्पस ये था कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मल्टी डायमेंशनल फैसिलिटीज़ हैं, जो मौजूद भी थी सोसाइटी में लेकिन अंडर वन रूफ़ नहीं थी, यहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ को एक छत के नीचे लाया गया, रिलेटेड फील्ड्स को। यहाँ पे हमारे पास वॉक पुलिस स्टेशन, सही, हमारे पास मेडिको लीगल की फैसिलिटी, मेडिकल यूनिट, अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, और सबसे बड़ा जो पिलर एक जहाँ पे ऐड किया वो था मीडिएशन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जिसमें साइकोलॉजिस्ट की टीम है और काउंसलिंग ऑफिसर की टीम है, जो फाइनल हम प्रोसेसेस करने के बाद जो रिकन्सिलिएशन या सॉफ्ट इंटरवेंशन है उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं मीडिएशन की तरफ, जिसको आप मसालत कहते हैं। ठीक है, जो यूजुअली हमारे पास सोसाइटी में पंचायत का काउंसलिंग कंसेप्ट है, वो नहीं है जो हमारी वो नहीं सोसाइटी था में बहुत कमी है इस चीज़ की नज़र आती। बिल्कुल, तो वो कंपोनेंट जो है वो बड़ा की फिगर यहाँ पे ऐड किया गया, ताकि लोगों को एक तो अवेयरनेस हो कि वो चीज़ें जो बैठ के डिस्कस हो सकती हैं उनको उसको डील किया जा सकता है और उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, वो केसेस हम यहाँ पे डील करते हैं। काउंसलिंग किस तरह से की जाती है और दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज़ को बिठाया जाता है, टेबल के ऊपर समझाया जाता है, उससे कितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं अब तक? आपको क्या लगता है
काउंसलिंग का वाकई ही इतना फुकदान था कि जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हो रही? देखिए, हम लाइफ में डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी बात डिस्कस करें और एक न्यूट्रल बंदे के पास सामने लेके जाएं जो विदाउट एनी बायसनेस उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो यहाँ जो कंपोनेंट ऐड किया गया उसमें हमारा, देखें, हमारे पास कंप्लेनेंट फ़ीमेल है, हमारे रिस्ट्रिक्शन है कि हमारी जो सर्वाइवर होगी वो फीमेल होगी, हमारा केस जो है कंप्लेनेंट वो फीमेल का होगा। अच्छा, उसके बाद हम उनको डिटेल में सुनते हैं, फिर कन्फ्लिक्ट जिसके साथ है या हमारा जो एक्यूज्ड है, ठीक है, हम उसको इंगेज करते हैं। हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, वालिद हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम फिर इंगेज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैरिड फीमेल है, वो कंप्लेन करती है, उसको हस्बैंड से इतना इशू नहीं है लेकिन इन लॉज से है, ठीक और है। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट ही यहाँ से होती हैं, डेवलप होते हैं। बेसिकली एक्सेप्टेंस नहीं आती या समटाइम्स रेजिस्टेंस आती है कि जी एक नया बंदा जाहिर है घर के अंदर इन्वॉल्व होगा, और वो मल्टीपल है, ठीक है ना। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जी माइंडसेट जो बने हुए हैं कि जी उसने आना है तो उसने घर संभालना है, काम करने हैं, सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, वो माइंडसेट एक डेवलप हुए। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 4 साल। 4 साल हो गए आपकी शादी को? जी। शादी आपकी लव मैरिज थी, आपकी मर्ज़ी से शादी हुई थी? जी, मेरी मर्ज़ी से हुई थी। घर वाले राज़ी थे उसमें? जी, वो भी राज़ी थे। तो क्या था सिलसिला, कहाँ से शुरुआत हुई है इस लड़ाई झगड़े की, और मामला क्यों इतना बढ़ गया कि आपके ऊपर वही खावंद जिसको आप प्यार करती थी, आप एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि मारपीट का सिलसिला, आपको मारा पीटा गया 2-4 दफ़ा। क्या कहेंगी, किस बात से ये वायलेंस शुरू हुआ है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घर के लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे लड़ाइयाँ झगड़ों के बीच कुछ बातें इनकी ऐसी होती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, कुछ इनकी होती थी जो मुझे नहीं अच्छी लगती थी, उस वजह से हम दोनों में झगड़ा होता था। सही। जिस घर में आप रह रहे थे जी, उस घर में और कितने लोग थे? उस घर में और मेरी सास भी थी, मेरे ससुर भी थे, मेरी देवरानी भी हैं, मेरे 3 देवर हैं छोटे, बस यही लोग रहते। तो लड़ाई किस वजह से होती थी? आपसे लड़ाई आपके खावंद की वजह से होती थी, ये लड़ते थे आपसे, या बाकी जितने लोग घर में मौजूद होते नहीं, थे? ये मेरे खामिद लड़ाई करते थे मेरे ये खुद ही साथ। लड़ते थे? जी। बात क्या होती थी? बात यही होती थी कि कोई ऐसा मसला हो जाता था कि जैसे मेरे घर वालों के घर मैं कहती थी कि मैंने जाना है, तो मेरी सास कहती थी कि क्यों जाना है, नहीं जाना, तो ये मुझे मना कर देते थे। कभी इस बात से लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कभी कोई और छोटी मोटी बातें होती थी जो मैं कहती थी कि मान लो ये वाली बात, और ये कहते थे नहीं माननी, तो इस वजह से सही, इस वजह से झगड़ा हो जाता था। जी। बच्चे कितने हैं आपके? हमारी एक ही बेटी है। एक ही बेटी है। जी। पहली दफ़ा आपके ऊपर हाथ उठाया आपके हस्बैंड ने, उस वक्त आपको क्या लगा कि वो जो प्यार था, मोहब्बत थी, वो कहाँ गई? क्या इस बारे में क्या बोलूँ अब, वो तो इनको भी सोच चाहिए थी ना कि रोई मैं थी उस वक्त? आप घर बताया था जाकर आपने? नहीं, घर चली गई थी? हाँ या जी, किसी को नहीं घर बताया गई था? थी, घर गई थी मैं पहली बार जब इन्होंने मुझे मारा था। अच्छा। दूसरी बार जब मारा तब भी गई थी, तीसरी बार जब मारा फिर किसी को नहीं बताया, चौथी बार भी मारा इन्होंने, फिर भी किसी को नहीं बताया कि चलो घर बस रहा है। पहली बार जब इन्होंने मुझे मारा था तब हमारे कोई बच्चे नहीं थे। सही। दूसरी बार भी जब मारा तब भी कोई नहीं थे। तीसरी बार जब मारा तब मेरी बेटी थी। इस वजह से फिर मैंने ये, हम लोगों दोनों ने यही फैसला किया। इतना अर्सा आप बर्दाश्त करती रहीं जी। बारहा आपको मारपीट का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन आपने कहा चलो घर बस रहा है। आपकी तरफ से भी तो कोई चीज़ें आती होंगी सामने, ठीक है, आपके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन आपकी तरफ से क्या चीज़ें होती थी ऐसी? कोई ऐसी डिमांड होती थी या कोई ऐसी बातें होती थी जो तल्ख लगती थी आपके हस्बैंड को, जिसकी वजह से उन्होंने हाथ उठाया? वो यही कहते थे कि मेरे घर वालों को वो तुम गलत बात ना किया करो कोई भी, इस वजह से वो मुझ पर गुस्सा होते थे ज़्यादा। आप उनके बारे में कोई गलत बातें करती थी? कोई इस तरह की बातें करती थी कि उनको यही कहती थी कि वो जो है ना, जो भी बातें करते हैं वो गलत कहते हैं, कि मेरे माँ बाप के घर जाने से तो वो मुझे नहीं रोक सकते ना, ऐसी बातें मैं इनको करती थी। और इनको गुस्सा आता था कि तुम मेरे घर वालों के बारे में कोई बात नहीं। वही बात है ना कि ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर जाता होगा जिसकी वजह से आपका खावन यहाँ तक पहुँचा कि वो आपके ऊपर तशद्दुद करे। मैं पूछना चाहूँगा, जब आखिरी बार
आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो क्या बात थी? और उसके बाद आप घर आ गई वापस अपने जी वालिद के घर आ गई थी आप? जी जी, मैं अपने वालिद के घर चली क्या गई हुआ थी। था उस दिन? उस दिन भी कुछ नहीं, ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे। मैं अकेली घर रहती थी, तो इनको मैं यही कहा करती थी कि आप घर में ज़्यादा रहा करें। उस दिन भी ये अपने मम्मा के घर ही गए हुए थे, हम अलग रहते थे, तो ये अपनी अम्मी के घर गए हुए थे। वहाँ से वापस आए हैं तो मैंने सिर्फ इनको यही बात किया कि आप इतनी लेट जो वहाँ से आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए घर में बीवी अकेली है, रात का टाइम है, देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। तो ये ऐसी बातें मैं इनको करती थी, इनको गुस्सा आ जाता था कि तुम मुझे क्यों मना करती हो, तुम मेरे घर जाने से मुझे मना करती हो। तो इस बात पर हमारा झगड़ा हुआ था, इन्होंने मुझे मारा। मैंने कुछ ऐसी बातें की कि इनके घर वालों के बारे में, इन्होंने भी मेरे घर वालों के बारे में भी कुछ ऐसे बातें की कि गाली गलौज हुआ उस हाँ जी, दौरान? ऐसी बातें थी जो फिर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा उस दिन। तो मेरे पापा को मैंने कॉल की, वो मुझे आकर ले गए। रात को ही, उसी रात जी आ गए? उसी रात वो आ गए थे, वो मुझे लेकर चले गए थे अपने घर। ये मेरी बेटी को भी मुझसे लेकर चले गए थे अपनी अम्मी के घर। उसके बाद आप कितना अरसा अपने वालिद के घर रही हैं? उसके बाद मैं 2 महीने अपने माँ बाप के घर 2 रही। माह आपका कोई राब्ता नहीं हुआ आपके खावंद के साथ? नहीं सर, इनको जब यहाँ पर आए हैं इससे बाद में हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये किसने डिसाइड किया कि आपको यहाँ आना चाहिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में आना चाहिए और यहाँ आपको अपनी ये सारी रुदात बयान करनी चाहिए? सर ये मेरे पापा को उनके दोस्त ने, पुलिस वाले हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक सेंटर है, वहाँ पर हल होते हैं मसले बच्चियों के, आप इसको वहाँ पर लेकर जाएं तो आपका मसला हल हो जाएगा। सही। तो इसलिए हम तो आप यहाँ पर आई हैं, जी। आपकी बात सुनी गई, जी उसके बाद क्या किया गया? आपके हस्बैंड को कॉल की गई, बुलाया जी गया? जी, बुलाया था इन्होंने। इस वक्त आपके साथ हैं, इस वक्त आप खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हाँ जी, कितना अरसा हो गया आपको? 1 महीना हो गया। 1 माह हो गया है कि मामला सेटल डाउन हो गया है। नाज़रीन, 1 माह का अरसा तकरीबन इन्हें गुजर गया है और ये खुशहाल ज़िंदगी की तरफ वापस आए हैं। इनके खावंद भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करूँगा कि आखिर वजूहात क्या बनती थी ऐसी, और इनकी लव मैरिज थी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया 3-4 सालों में कि उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया? आपने लव मैरिज थी ना आपकी? जी, लव मैरिज थी, क्या वजूहात थी? लव मैरिज बदल गई तशद्दुद में, आपने तशद्दुद का निशाना बनाया अपनी बीवी को, वजूहात क्या थी? वजबात ये थी मेरी, ये जब मैं इसे किसी बात से मना करता था ये मना नहीं होती थी, ये आगे से बहस करने लग जाती थी। जो काम नहीं करना वो मैं से कहता, ये नहीं करना, ये काम नहीं सही, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, फिर सब ठीक होगा। इसने मेरी बात नहीं मानी, अपनी बात सुनानी है मुझे, उस वजह से मुझे इस पर गुस्सा आता था। नहीं, आप एक इंसान को लाए हैं अपने घर में और बीवी तो घर की मालका होती है ना, उसको लेकर आए हैं, तो उसकी बात अगर थोड़ी सी आपको माननी पड़ती तो उसमें क्या इशू था? इसकी भी हर बात में मानता हूँ, जैसे ये मुझे कहती है वो भी, जो इसे चीज़ चाहिए हो, अगर इसने अपने माँ बाप के घर जाना हो वो भी मैं ऐसे सब कुछ इसका पूरा करता हूँ। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैंने इसका ना कुछ पूरा किया हो। नहीं, हाथ उठाना किसी मर्द को तो ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी खातून के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए, तो आपको उस वक्त खुद नहीं आता था लिहाज या कोई कि आप क्या करने जा रहे हैं, या उसके बाद कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी आप? होती थी, बाद में इसमें मनाता भी था सब कुछ इसके साथ, इससे प्यार से मनाना, मैंने इसके रात में इसको मैंने फिर वैसे कर देना जैसे हम पहले होते थे। सही, मना लेते थे? मना लेते बाद थे। में आप माफ़ी भी मांगते थे, मना भी लेता था। उस रात क्या हुआ था? पहले जिस दिन जब लास्ट जो बार लड़ाई लास्ट हुई टाइम आपकी, जो हमारी वो क्या हुआ था? हमारा क्या झगड़ा ऐसी हुआ वजह है, हम बैठे थे बातें कर रहे थे, कुछ ऐसे बातें होने लगी, ये अपने माँ बाप के करने लगी या अपनी बहन की करने लगी। मैंने इसे कहा कि उसकी बातें ना करो, अपनी बातें करो, छोड़ो इन बातों को, सही। ठीक है, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी, हम अपनी बातें कर रहे हैं तो अपनी करो। दूसरे की मैंने बात नहीं सुनी, इसने फिर वो बातें करने लगी, फिर मुझे यानी गुस्सा आ कोई रहा खास था। बात नहीं थी? कुछ खास बात नहीं थी। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि देखें लड़ाई कहाँ तक पहुँची कि 2 माह जो इनकी वाइफ हैं वो अपने घर में रही हैं, उसकी वजूहात क्या थी? सिर्फ छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी सी बातें। यहाँ पर आए हैं आप, आपको बुलाया गया था यहाँ पर? जी, यहाँ पे बुलाया गया था। आपकी वाइफ की तरफ से? जी, उसके बाद आपको क्या समझाया गया? आपके सेशन हुए, आपको कुछ चीज़ें समझ आई कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से लाइफ गुजारनी चाहिए? कोई बेहतरी आई है आपकी ज़िंदगी में? जी, मुझे ये यहाँ पे बस यही उन्होंने कहा कि अब आपने मारपीट नहीं करनी। हमने आपस में पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, अच्छा। ठीक है,
भाई हमने सुलह करनी है। हमारे दोनों में आपस में पहले बात हो चुकी थी। हम इधर आए हैं, हमने यह कहा कि हमने सुलह करनी है। इसने कहा मैं इसके घर में जाना चाहती हूँ। ये मुझे कहती थी लहदा रखना है। मैंने कहा अब लहदा नहीं रखना, अब घर जाना है, बीच में रहना है। तो ठीक है, अभी लहदा ही रह रहे हैं घर पे। सही। ठीक है, यानी बाकी घर वालों से सेपरेट रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, लेकिन रह इकट्ठे रहे हैं आप इकट्ठे रह दोनों। रहे हैं जी। उसके बाद 1 माह हो गया है आपको? जी, 1 माह उसके हो बाद गया। तो कोई गुस्सा नहीं अभी आया? ऐसा कोई तो अगर गुस्सा आता है, इस तरह की बात होती है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? अब पहली बात तो गुस्सा मैं अब करता नहीं हूँ। अगर करता हूँ भी हूँ तो मैं बाहर चला जाता हूँ। पहले भी बाहर चला जाता था, फिर भी इसका वही गुस्सा होता था। जब से इधर से आए हैं तब से इसका अब वो लहजा जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। वो चीज़ ख़त्म हो गई है। यानी छोटी छोटी बातें थी जिसकी वजह से इख्तलाफ इतना बढ़ गया था, अदरवाइज़ मसला कोई नहीं था। आप अभी भी उसी तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार जी। करते हैं। वायलेंस की तरफ क्या चीज़ लेकर जाती है हस्बैंड्स को कि वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि हाथ उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं अपनी ही बीवी को, जैसे हमने देखा इन केसेस में? अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बीइंग अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट, मतलब मेरा जो इसमें ऑब्जर्वेशन है या जो डीलिंग की है, देखिए मेरी एक पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि असल में ना जो निकाहनामा साइन होता है उसको एक वो जो लीगल बाइंडिंग है ना, उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, सही। वो जो आप जिसके साथ पहले सारे जहान में घूम रहे थे, अब वो आपकी बीवी है, तो आपने उसको लेके बाहर नहीं जाना। दुनिया छुपा के रखना है। दुनिया क्या कहेगी, लोग देखेंगे भाई, उस दो पर लोग हुकूमत पहले नहीं करनी देखेंगे, है। उस पर हुकूमत करनी है, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर आपने उसने हर चीज़ को ओबे करना है। ठीक है ना, देखिए ओबे करना, हर चीज़ को मानना, हकूक़ और फ़राइज़ की बात करते हैं तो वो दोनों पे ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जब इजारादारी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली पीछे इश्यूज़ आएंगे। अच्छा, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखें, पर्सनैलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, फिर डिफरेंट ब्रॉटअप्स होते हैं। जाहिर सी बात ठीक है, है, मेरा एक फैमिली ब्रॉटअप दो और है, फैमिलीज किसी हैं। दूसरे का ब्रॉटअप और है, हमने कंबाइन एक जगह पे रहना है। ठीक है, अब मुझे कई चीज़ों पे एतराज़ हो सकता है, उसको भी किसी चीज़ पे एतराज़ हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें, केयर, प्यार, मोहब्बत, आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेशन से ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। सही। ठीक है, अगर आप उस तरीके से पहले ही फायरिंग शुरू कर दें कि गलती होने वाली थी, मैंने फायर कर दिया, सही। तो फिर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, आप डिस्कशन करें। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आप फैक्टर बात कर रहे हैं ना, मिसट्रस्ट कैसे डेवलप, जो अक्सर ऑब्जर्व किया गया है कि जी शादी से पहले तो ट्रस्ट था क्योंकि जी मेरे साथ है, अब ये शादी के बाद क्योंकि शादी में एक लीगल उसके अंदर आ गई, तो अब मिसट्रस्ट क्या है कि मेरे साथ ही तो पता नहीं किसी और के साथ भी ना हो। सही, ये जो शक फिर है, शक जो है ना, वो उस ये relationship बेसिक को वजह कहा समझती जाता है। हैं कि आप इस तरह के अच्छा, मसाइल जनरेट हो रहे हैं बिल्कुल उसकी वजह से। होते हैं। एक तो ये चीज़ के करना, सस्पिशियसनेस। दूसरी ये चीज़ हमारे साइकोलॉजी में हम कहते हैं, समटाइम्स ऐसी चीज़ भी देखी जाती है जिसमें हम कहते हैं एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन का, कि जो आप खुद कर रहे हैं ना, फिर आप वो दूसरे के ऊपर डालते हैं कि वो ये कर रहा है। कार आप खुद रहे हैं, मतलब आप बाहर रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं लोगों के साथ, सही। और आप उसको ये अपने माइंड में भी और जस्टिफिकेशन भी दे देंगे, ये मेरी बहन है, मेरा बहनों वाला ताल्लुक। प्री मैरिज काउंसलिंग की और आफ्टर मैरिज काउंसलिंग की, और किस तरह से जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात हैं वो शादी की तरफ जा रहे हैं या मसाइल हैं उनको, वो किस तरह से काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? देखें अली, मैंने लास्ट भी एक मुझे आपको शायद याद हो, मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात डिस्कस की थी कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ना, एक माइंडसेट है, एक नए रिलेशनशिप है, मैन मेड रिलेशनशिप है। ठीक है, कि उसमें आप जा रहे हैं, जो बिल्ट इन रिलेशनशिप्स हैं या जो आपको गिफ्टेड मिल गए, अंडरस्टूड थे, उसमें आप लड़ मर भी लेते हैं तो आपको इशू नहीं आता। वैसे ही यहाँ तो फ़ौरन ही बात पहले दिन ही डाइवोर्स पे आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोविजन है ना, एक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन अवेलेबल है। सही। नहीं समझ में आ रही, पहला अटैक आ जाता है, मैंने अब ये ज़्यादा नहीं हो गया ये चीज़ें? देखिए, वो इसीलिए हो गया ना, माइंडसेट जो पेरेंटिंग है उसमें भी ये चीज़ डाली जाती है। पेरेंट्स कहते हैं मामा ठीक है, सीधा चलेगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना और मिल जाएगी। ठीक है, जब आप माइंडसेट ही ये बनाएंगे तो ये नहीं तो और नहीं तो, अब देखें क्राइटेरिया तो है नहीं, या तो फैक्ट्री सेटिंग हो, ठीक है, रीसेट कर लिया और अपने मुताबिक उसको बना लिया। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखें, अच्छा, अब मैं इसमें कहते हूँ कि मैं फिर वो मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से ना डिफरेंट होते हैं। मैं कहती हूँ
कि जी जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो क्यों होनी चाहिए, जो एक कंसेप्ट भी है कि जी आप देख भी लें समझ भी लें। अब अगर आपको वो प्रोविजन फैमिली भी नहीं दे रही और वो जी गलत समझा जा रहा है कि आप कम्युनिकेट ना करें, बात आप ना जानते ही नहीं किसी को, आपकी असेसमेंट शादी से पहले, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, शादी से पहले कम्युनिकेशन हो रही है, बंदी ने असेस कर लिया है कि ये बंदा साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, ये इसकी जो बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आती, तो मैं तो नहीं चल सकूँगी। अब क्योंकि अगर वो इंगेज्ड है या बात हो चुकी है तो पेरेंट्स डंडा उठा लेते हैं और कहते हैं शादी होगी तो यहीं होगी, साल बाद होनी थी अब अगले ही महीने होगी। आज की जो लड़की है वो भी अपने जो है खावन को चाहती है कि वो प्रिंस की शक्ल में उसके सामने आए और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। इसी तरह बिल्कुल वाइस वर्सा देखें दोनों में, देखें यहाँ तो मैं कहती हूँ ये एक इंडिविजुअल जो है वो एक पैकेज है, ठीक है ना। आप दो पैकेजेस को कंबाइन कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसी को कहते हैं ना, कि देखें आप खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट कर लें। बहुत सारे केसेस आपने जिस तरह से बताया उनका फिगर एक बहुत बड़ा फिगर है। ज़्यादातर केसेस किस तरह से आए हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम भी इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, या सिर्फ हम जब बात करते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका बैकग्राउंड देहात से है, या शहरों की आवाम भी इस तरफ उसी तरह से इन्वॉल्व है, इसमें परसेंटेज डिफरेंस क्या है दोनों का? देखिए एग्जैक्ट परसेंटेज मैं आपको कोट नहीं कर सकती, लेकिन टेंटेटिव में भी कि ये क्या कि जो कम पढ़े लिखे हैं उन्होंने सेंटर को ज़्यादा अप्रोच किया। अच्छा, ठीक है। और मैं बड़ा मज़ा भी आता है और शर्मिंदगी भी होती है ये सोच के कि उनकी जो स्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, मैंने उनके निकाहनामे देखे हैं कि अगर उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट आता है, उनकी लाइफ में कहीं ये एज आता है, तो हमारे मैंने डिफरेंसेस देखे हैं निकाहनामे पे। हमारे यहाँ निकाहनामों पे बड़ा कन्फ्लिक्ट आता है और बड़ी ही एक लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके में कहा जाता है कि जी अच्छा ये चीज़ लिखवा रहे हैं, लालची हैं, लालची हैं। पढ़े लिखे में ये कहा पढ़े जाता लिखे में ये लालची हैं, ये क्यों लिखवा रहे हैं? निकाह से पहले बैठे हुए लड़ाइयाँ हो जाती हैं और निकाह के टाइम पर हो जाती हैं, निकाह के टाइम पर, ठीक है, जी ये साथ आपने खड़े हो जाते। अच्छा फिर कहा जाता है अच्छा चलो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, कम ज़्यादा कर लो, ये वो सीन क्रिएट ना हो जाए। कम पढ़े लिखे लोगों या आप इवन ये कह लें कि अनपढ़ लोगों को मैंने निकाहनामे देखे, उन्होंने कंडीशनल हर जगह पे अपनी सिक्योरिटी को श्योर किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, सही, वहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है आपके वो लोगों में वो चीज़ बाकायदा जो मैंने देखी, मैं तो परेशान हो गई कि यार इन लोगों को इतनी बातों का हम एमफिल करके और मतलब इतनी हाईएस्ट डिग्री लेके भी हम अभी भी उसको सोफिस्टिकेटेड हम कहते हैं नहीं भाई ना पूछा जाता है। निकाहनामा फिल किए हुए करते हुए कि भाई कोई शर्त लिखनी है, लाइनें लगा दी जाती हैं, क्रॉस कर दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो वैलिड एक तरह से सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कि कल को अगर छोड़ भी देता है, देखें म्यूचुअल आपका अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप है, अच्छे तरीके से चल रहा है तो थ्रेट ही कोई नहीं है ना। दो तीन चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए या समझ बूझ से काम लिया जाए तो ये जो फैमिली के मसाइल हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने केसेस देखे उनमें भी यही देखा कि जब तक काउंसलिंग नहीं की गई थी तो वो बहुत बड़े बड़े मसाइल लग रहे थे, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और अब वही फैमिलीज़, वही मियाँ बीवी जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, अब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसलिए चीज़ों में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ कि हमें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ या बैक स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ख्वाजा कैसर भट्ट साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो 10,000 से ज़्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं जो कि सिर्फ फैमिली कोर्ट के हैं। मैं बात करना चाहूँगा उसकी वजूहात क्या हैं। और दूसरी बात जो है, हम देखते हैं कि जो डाइवोर्स रेशो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे भट्ट साहब, थोड़ा सा बताएंगे। आप इन केसेस को डील करते हैं, देखते हैं इसकी रेशो एक तो इंक्रीज़ होने की वजूहात क्या हैं और इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। देखिए सर, इसमें जो है ना, जो फैमिली जो हमारा माहौल था ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो काफ़ी हद तक जो है वो बस्ती का शिकार हो गया। हमारी जो सालसी कौंसलें थी वो इनफेक्टिव हो गई, हमारे जो मसालियाती और पंचायती सिस्टम थे वो इनफेक्टिव हो गए
अब कोई भी लेडी जाती है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, वो सूट फाइल करती है और ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली कोर्ट, अब जो सेक्शन 10 के तहत वो जब भी जाती है वो सिर्फ ये कह सकती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो डिग्री अवार्ड करना फैमिली कोर्ट की मजबूरी। मतलब सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं रहना नहीं चाहती, फ़ौरन कोर्ट जो है डिसाइड कर देता है, डिग्री अवार्ड कर देता है और उसको तलाक हो जाती है। 2015 में ये अमेंडमेंट आई वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट में, और उस अमेंडमेंट के से पहले जो था वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में 2 प्रोसीडिंग थी, रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स प्री ट्रायल और एक पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। आप सूट फाइल करें, बोथ दी पार्टीज अटेंडेड द कोर्ट, वो कोर्ट में पेश होती थी तो फैमिली कोर्ट जज साहब से उससे पूछते थे कि आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होता देन कोर्ट जो है वो इश्यूज़ फ्रेम करती, ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती थी। जब वो ट्रायल में एविडेंस कंप्लीट हो जाती थी फिर उसके बाद पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग फैमिली कोर्ट जज साहब खुद करते थे। उस दौरान बहुत से केसों के फैसले जो थे वो राजीनामे की बुनियाद पर हो जाते थे। हमारा फैमिली सिस्टम था वो कायम था। इतना अच्छा काम कर रहा था ADR कोर्ट्स हम देखते हैं, अगर वो काम कर रहा था तो क्यों ख़त्म किया गया? देखिए इसमें मैटर में जो भी प्रोसीडिंग जो वो कुछ बनाते हैं उसको चलाना जो है वो ज़रूरी होता है। चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2001 था उसमें के तहत सालसी कौंसलें बनी, सालसी कौंसलें काम भी कर रही थी। अब जो अमेंडमेंट आई है उसके तहत कोई भी सालसी कौंसलें बनी ही नहीं है। ये इस मामले में जो है अरबाब इक़्तिदार ने इस मामले को शुरू करना था और सालसी कौंसलें बनानी थी, लेकिन मामला जो है कानून के साथ अगरचे मौजूद है लेकिन खामोश है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाया गया, पिछले 3 साल से काम कर रहा है। तकरीबन 4000 केसेस अब तक फ़ाइल हो चुके हैं वहाँ पर। क्या नज़र आता है उसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट आया है जितने केसेस आपके पास आ रहे थे, या क्या सिलसिला नज़र आता है? ओवरऑल कुछ चीज़ों में कमी आई है इस हवाले से? देखिए अभी तक उसमें कमी नहीं आई, उसमें प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर किसी लेडीज़ के साथ वायलेंस का मामला आता है तो सबसे पहले अक्सर जैसे टॉर्चर के केसेस हैं, उन टॉर्चर के केसेस में जब तक MLC नहीं होगा, MLC भी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस केस का होना चाहिए, तो फिर उसके FIR दर्ज होगा। सही पूछना चाहूँगा, हम देखते हैं इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, उसमें निकाह नामे के ऊपर जितनी शिकें होती हैं उनका कितना अमल दखल लगता है? अक्सर यही देखा गया है कि जितने भी निकाह नामे होते हैं उसमें क्रॉस करती जाती हैं वो तमाम शिकें। आपको लगता है कि वो एक फैक्टर है जो कि बाद में जाकर कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है? जी बिल्कुल, देखें जी उसमें नंबर ऑफ़ जजमेंट्स हैं। रिसेंटली जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने मुल्तान हाई कोर्ट में चाइल्ड एस्टेट एक्ट 1929 पर एक जजमेंट दी है, रिपोर्ट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी लॉ भी यही कहता है कि निकाह खां जो है वो ईच एंड एवरी कॉलम को फिल करेगा। अगर वो फिल नहीं करेगा तो उसके बताएगा कि इसमें ये जगह नहीं अमल दरामद, उसका रीज़न बताएगा। यस, उस रीज़न की वजह से ये है कि जब वो खाना खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ पर टेम्परिंग की वजह भी बनती है और उस पर कई निकाह रजिस्ट्रार जो है वो किसी पार्टी से मिल के वहाँ पर गलत एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं। बहुत दी पार्टीज़ को फिर फैमिली कोर्ट जाना पड़ता है, और बाद जगह पर ऐसा भी आया है कि जो निकाह रजिस्ट्रार है निकाह खां जो है वो टेम्परिंग इस लेवल पे करते हैं कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और ऐसे कई केसेज जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान में भी जो है कोर्ट में भी हैं और इंक्वायरी में भी हो रहे हैं अभी तक। सही, थैंक्स लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ और बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी अच्छी मालूमात मिली। थैंक्स लॉट, बहुत शुक्रिया जी।